हेलो दोस्तों, दिस इज नरेंद्र और आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ अपने शिक्षक बंधुओं के लिए एक और नया वीडियो लेके। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी प्रयागराज में और कई जिलों में अभी जो हमें हस्त पुस्तिकाएं दी गई हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और जो शिक्षण संग्रह है उसकी परीक्षाएं हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए ताकि परीक्षाएं पास करने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आधारशिला प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदरणीय महानिदेशक सर, स्कूल शिक्षक के निर्देशानुसार और आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण के मार्गदर्शन से तथा आदेशानुसार मिशन की पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्नावली का निर्माण किया जा रहा है। इसके पूर्व भी प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका पर क्विज तथा ध्यानाकर्षण व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर ट्यूटोरियल्स आपसे साझा किए जा चुके हैं। यह प्रश्नावली आधारशिला के भाग 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 से संबंधित है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि आधारशिला को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अच्छे से बताया गया है कि किस भाग में क्या है। इस प्रश्नावली का उद्देश्य है कि समस्त शिक्षक प्रश्नावली को हल करने से पहले आधारशिला मॉड्यूल को भली भांति पढ़ ले। देखिए, ये जो प्रश्न है ये समझ लीजिए एक तरीके का निचोड़ है जो आधारशिला में है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए, जो वीडियो बनाया जा रहा है ये हमारे चैनल द्वारा बनाया जा रहा है। मदद ली गई है, ये प्रिंट नोट थे कहीं से अवेलेबल हुआ है। मैं केवल पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा बिल्कुल बनाया नहीं गया है। ठीक है, बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ हम लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जबकि अगर वीडियो हो तो हम लोग कुछ नहीं उसको सुन सकते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान देखा लोग जो पीडीएफ होता है उसको पढ़ते नहीं है, लेकिन जो वीडियो होते हैं वो देखते हैं। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न है हमारा, मिशन प्रेरणा का निम्न मॉड्यूल अंग नहीं। हमको सबको पता है मिशन प्रेरणा के जो है 3 मुख्य है, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। ठीक है, निष्ठा नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। फाउंडेशन लर्निंग के मॉड्यूल, फाउंडेशन लर्निंग के मॉड्यूल अभी बताया गया है। फाउंडेशन आधारशिला में फाउंडेशन लर्निंग यानी कक्षा 1 और 2 के बारे में बात होती है, तो ये सही है आपका। आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? 6 हैं। एक मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है जो आधारशिला पे बनाया हुआ है, अगर आप वो देख लेंगे तो मुझे यकीन है कम से कम इस 125 क्वेश्चन के वीडियो में आप 30 क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न का। आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल विशेष रूप से किन 2 कक्षाओं के छात्रों में समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखने के दृष्टिकोण के ध्यान में रखकर तैयार किया गया है? हमको सबको पता है आधारशिला जो है बेसिक क्या होता है, 2 कक्षाएं होती, कक्षा 1 और 2, उन्हीं को देखें, कक्षा 1 और 2 है इसका उत्तर। आधारशिला मॉड्यूल में मुख्यतः किन विषयों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए रोचक जानकारी एवं गतिविधि का समावेश किया गया है? 2 भाषाएं आधारशिला में मुख्यतः कक्षा 1 और 2 तक। ठीक है, 3 में हमारा परिवेश से जोड़ दिया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं भाषा और गणित है इसका उत्तर। अब अगले पेज पे आ जाते हैं। अगला पेज है आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल में आरंभिक स्तर पर भाषा विकास मॉड्यूल किस भाग में है? तो इसका उत्तर है 2, भाग 2। ठीक है, आपको बताया जा चुका है भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में है, इसका उत्तर है भाग 2। आधारशिला मॉड्यूल के भाग 5 में मुख्य अंश क्या है? आकलन करना है। किसका आकलन करना है? बच्चों का आकलन करना है। ठीक है, 6 में आपको शिक्षा अपना जो आकलन करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। फाउंडेशन लर्निंग, यदि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत हैं तो किसी नवाचार की स्वीकारता के लिए आपके मन में क्या प्रश्न होना चाहिए? जाहिर सी बात है, मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है, इससे मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं? इसका उत्तर है सभी है। चलिए आगे, नवा प्रश्न है, लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसको देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, किसी विद्यार्थी के अधिगम परिणाम है, किसी विद्यार्थी के सीखने का प्रतिफल है, किसी विद्यार्थी की अपेक्षित दक्षताएं हैं। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। आधारशिला में लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? इसकी 3 श्रेणियां बताई गई हैं। आधार कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधि के
मूल सिद्धांत क्या है? गतिविधि की शुरुआत में रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो। देखिए कोई भी गतिविधि अगर रोचक नहीं होगी तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। कोई भी गतिविधि सीखने के 4 चरणों में पूरी की जाए, ठीक है। गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो, उपरोक्त सभी है इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि का प्रकार नहीं है? मौखिक, लिखित, आईसीटी आधारित और तो व्याख्यान। देखिए व्याख्यान में क्या होता है, टीचर व्याख्यान करता है, उसमें कोई गतिविधि नहीं होती है, ठीक है, बोलता रहता है किसी चीज के बारे में, कहानी सुनाता रहता है, व्याख्यान करता है। इसमें गतिविधि उसको ही कहेंगे जिसमें बच्चे थोड़ा पार्टिसिपेट करें, इंटरेस्ट ले, ठीक है। गतिविधि के प्रमुख, इसका उत्तर है व्याख्यान। गतिविधि के प्रमुख चरण कौन से हैं? IEAC, LSRW, इरैक और ELPS। इरैक के बारे में काफी एक्सप्लेन किया गया है, मेरे पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? इरैक, ठीक है। एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन इसका फुल फॉर्म है। चलिए बात करते हैं इसका। देखिए अगला प्रश्न भी यही है। इरैक का फुल देख लीजिए, फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है। इसका हिंदी में अगला प्रश्न है, हिंदी में इसका मतलब समझाया गया है। इरैक को हिंदी में क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, समेटना, ठीक है। इसको अच्छे से वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, तो इसका उत्तर पहला होगा। इस चीज को याद करने के लिए अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, समेटना, ठीक है। एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और समेटना, यानी निष्कर्ष कह सकते हैं एक तरीके से। आधारशिला में बच्चों की सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित इरैक में ई क्या है? ई है आपका एक्सपीरियंस। 17 प्रश्न नंबर है, इरैक में आर का क्या अर्थ है? ठीक है, आर का रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिक्रिया है। सॉरी। इरैक में सी का क्या अर्थ है? सी का अर्थ है कंसोलिडेशन। देखिए इसमें हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, मैं केवल आंसर बता रहा हूं। अब देख लीजिएगा, येलो है तो आप देख सकते हैं आसानी से। भाषा विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या है 4। आरंभिक स्तर पर प्रमुख रूप से हिंदी भाषाई कौशल कौन से हैं? LSRW, जिसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, लिसन, स्पीक, रीड और राइट, यानी कि सुबोपली जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में है, ठीक है। तो ये हमारा 20वां प्रश्न है। भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। प्रश्न नंबर 21। देखिए अब केवल मैं आंसर पढ़ूंगा, ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि उसमें और अधिक टाइम लग जाएगा। चलिए आगे। लर्निंग आउटकम में भाषा के किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है। लर्निंग आउटकम देखिए पहले प्रश्न पढ़ेंगे तो आसानी से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लर्निंग आउटकम भाषा विकास किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? सुनना, बोलना बिल्कुल, पढ़ना लिखना बिल्कुल है, भाषा संरचना और व्याकरण बिल्कुल, और कल्पना और सृजनशीलता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सही, यानी कि ई ऑप्शन सही है। चलिए, बच्चे दिए गए 2 चित्र में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, यह उदाहरण है नेस्टेड लर्निंग आउटकम का, ठीक है। भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय फोकल लर्निंग आउटकम है? कल्पना और सृजनशीलता, ठीक है। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। गणित विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या है 5, ठीक है। आने वाले वीडियो में आप इसको हम डिस्क्रिप्टिव कर देंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अगला है आरंभिक स्तर पर गणित सीखने का जो क्रम, निश्चित क्रम है, उसमें कौन सा क्रम है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ELPS, जिसका फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस, ठीक है, लैंग्वेज है, पिक्चर है और एस से सिंबल, ठीक है। ये गणित सीखने का क्रम है, इसका फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड लास्ट में सिंबल, ठीक है। ELPS की परिभाषा क्या है ये बताया गया। गणित सीखने का निश्चित क्रम क्या है? अभी बता चुका हूं मैं, अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक। देखिए ये क्रम याद करना बहुत ही जरूरी है, अगर आप क्रम बदल देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ELPS इंग्लिश में कहेंगे अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक। देखिए अगर आप याद कर लेंगे, इंग्लिश में जो फुल फॉर्म एक्सपीरियंस यानी अनुभव, लैंग्वेज यानी भाषा, P से पिक्चर यानी चित्र और सिंबल से प्रतीक, तो फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? ELPS में P का अर्थ है,
प्रोग्राम, प्रोग्रेस, प्रैक्टिकल, पिक्चर। आपका सही जवाब है पिक्चर। ठीक है, देखिए ELPS, इरेक, LSRW, इनके फुल फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं, क्रम पूछा जा सकता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अगला क्या है? ELSP, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति कैसी है? चक्रीय है। ठीक है, 31 प्रश्न नंबर, भाषा, गणित और परिचय अध्ययन के लिए क्रमशः कितने कितने केंद्रित यानी फोकल लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? 4, 5 और 4, यानी कि भाषा के लिए 4 है, गणित के लिए 5 है और परिवेशीय अध्ययन के लिए 4। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि कितनी है? आपका है 50 दिन। ठीक है, 50 दिन या वर्किंग डेज या फिर कह सकते हैं 2 महीने। अभी अभी जो मैं सुनने में मुझे मिला है कि 40 मिनट पर डे होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 33 प्रश्न नंबर, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है? इसका उत्तर है आधारशिला मॉड्यूल में दी गई गतिविधियां। इसका सही जवाब है 34। प्रश्न नंबर 34, आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक को सर्वप्रथम कौन से कार्य करने हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है बच्चों का आरंभिक परीक्षण करना है। ठीक है, तो बच्चों का आरंभिक परीक्षण करेंगे। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में समय सारणी कितने वादन है? इसमें आपके वादन है 2। ठीक है, देखिए कई बार अगर ये पढ़ा जाए या फिर वीडियो देखा जाए तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में दैनिक समय सारणी भाषा और गणित के लिए वादन का समय निर्धारित है 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट। चलिए 90 मिनट से याद आया कि जो फुटबॉल का खेल होता है दोनों पारियों का मिला के होता है 90 मिनट, यानी कि 45 पहले हो जाता है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ होता है। इससे आप जोड़ के देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 37, प्रारंभिक स्तर पर समूह निर्धारण में समूह बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होंगे 16 से 20। ठीक है, फिर से प्रश्न एक बार देख लीजिए। प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण में बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होंगे 16 से 20। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आधारभूत आकलन पत्र बनाने का सही समय है सत्र के प्रारंभ में। ठीक है, चलिए आगे। आकलन पत्र कक्षा 3 से 5 में वास्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्नों की संख्या है 10 और 5 टोटल मिला के हो जाएगी 15 और हर प्रश्न होगा आपका 3 नंबर का। इस चीज को याद रखना है। चलिए आगे। देखिए, प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कितने पूर्णांक का होगा? तो इसका उत्तर है 45। अभी मैंने बताया है कि 10 हो गए ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे और 5 हो जाएंगे यानी कि लिखने वाला हो जाएगा। आंसर आपको लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव कह सकते हो। और टोटल हो जाएंगे आपके 15 प्रश्न और हर प्रश्न होगा 3 नंबर का और गुणा करेंगे तो 15 से 45 अंक हो जाएगा। अगर जूनियर की बात कर लेंगे तो इसमें 25 हो जाएंगे, जिसमें 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, 5 डिस्क्रिप्टिव हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 75। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 41, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत होगा 50%। ठीक है, कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन का मुख्य आधार क्या होगा? लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति। कहने का मतलब है लर्निंग आउट में एक्सपेक्टेड लर्निंग होती है और एक्चुअल लर्निंग होती है। ठीक है, वो जो आपका गैप होगा उससे आप जान सकते हो तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया। चलिए आगे। कक्षा 1 और 2 में भाषा के लक्ष्य सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना के सापेक्ष कौन सा आकलन संकेतन नहीं है? चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसको प्रश्न के सारे ऑब्जेक्ट वो बोलते हैं ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि कभी कभी डिस्क्रिप्टिव टाइप में आता है तो अब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे बच्चे समान और असमान ध्वनियों को पहचान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कक्षा बच्चा 1 में आएगा तो उस ध्वनि की पहचान होगी, जैसे कुकर की सीटी हो, ट्रेन की सीटी हो या फिर गाड़ी की हो, चिड़ियों की आवाज़ पहचान लेते हैं, ताली की थप थप सुन लेते हैं, सीटी समझ लेते हैं। इनको जब आप निकालेंगे तो वो समझ लेंगे। ठीक है, बच्चे सुनकर समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचान लेते हैं। बच्चे ध्वनियों
को सुनकर वर्णों को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 होंगे और डी ऑप्शन आपका, बच्चे अमात्रिक शब्द लिख लेते हैं। कुछ लिख नहीं पाया कक्षा 1 का बच्चा। सीखने के चक्रीय सिद्धांत में कौन सा चरण नहीं है? ठीक है, आपका है पढ़ना। ठीक, पढ़ना नहीं है, अनुभव है, अनुप्रयोग है, चिंतन है और लास्ट वाला समेकन है। चलिए, पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो आपका आ जाता है सुबोपली वाला। अगला है 45 प्रश्न, शिक्षण अधिगम चक्र क्रमशः है रोचक, प्रस्तावना, अभ्यास और आकलन। देखिए, इनका सीक्वेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अगर शिक्षण अधिगम का चक्र है, चक्र जो होगा वो होगा, आसानी से आपको याद होना चाहिए क्रम वाइज। तो इसका होगा रोचक, प्रस्तावना, अभ्यास, आकलन। फाउंडेशन लर्निंग में बच्चों में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित होता है? ठीक है, फाउंडेशन लर्निंग में बच्चों में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित होगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर उसी में छुपा होता है। एक, व्यवहारगत परिवर्तन, भाषा और एवं गणित की समझ। फाउंडेशन लर्निंग में बच्चों में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित होता है? व्यवहारगत परिवर्तन, ठीक है, भाषा एवं गणित की समझ, मानवीय मूल्यों का ज्ञान। तो इसमें उत्तर है उपरोक्त सभी। NLO से आप क्या समझते हैं? नेस्टेड लर्निंग आउटकम। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपको पूछने आएगा या फिर प्रश्न करेगा वो इसके लिए बहुत जरूरी। ठीक है, फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने एवं शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए लर्निंग आउटकम को क्या कहते हैं? नेस्टेड लर्निंग आउटकम। देखिए, एक तरीके की परिभाषा हो गई आपकी। फोकल लर्निंग आउट के अंतर्गत सीधे तौर पर प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने एवं शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए लर्निंग आउटकम को क्या कहते हैं? नेस्टेड लर्निंग आउटकम। भाषा के पहलू हैं यांत्रिक और भाव चिंतात्मक दोनों। इसका उत्तर होगा दोनों। प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो, इसके लिए आवश्यक है बेहतर कक्षा प्रबंधन, बेहतर शिक्षण योजना, बच्चे का आकलन और मूल्यांकन। इसका उत्तर